मान लो कि कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, याद रखना हमेशा, ऑलवेज टेल इट अबाउट द कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर गिवन है, क्लियर, तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, जैसे मान लो कि इसको चार्ज हमने क्यू दिया, तो कंडक्टर की खूबी क्या होती है कि जो भी चार्ज आप दोगे वो सारे चार्ज उसके सरफेस पे ऐसे एक्युमुलेट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, अभी यूज करना है हमें। तो सारे चार्जेस जो हैं वो इसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पूरी चार्ज जो है आप एज्यूम कर लेना कि सेंटर पे कंसंट्रेट है। तो सेंटर से मान लो कि ये आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट जो चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको याद होगा अगर क्यू है एक्स डिस्टेंस पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, याद है ना आपको। तो बिल्कुल सेम बिहेवियर कि अगर पॉइंट इस सेल, याद रखना कंडक्टिंग शेल बोला जाए और स्फीयर बोला जाए, कंडक्टिंग स्फीयर, हर केस में बिल्कुल सेम रिजल्ट। तो अगर पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बाहर है, तो आप पूरे चार्ज को आप मानोगे कि सेंटर पे आ गया, और सेंटर से जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आर डिस्टेंस पे निकालनी हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके से पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर। समझ में आ गया। ये कंडक्टिंग स्फीयर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से जो मिलाने वाली जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ शो करते हैं, वैल्यू कितनी होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा के क्यू बाई आर। इतना हमें पता है पहले से। क्या इतनी बातें आप पहले से जानते थे, जानते हो इस बात को कभी? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि ये जो पॉइंट है अगर ये सरफेस पे होता है, यहाँ पे मतलब सरफेस ऑन द कंडक्टर, इस पे बात होती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती? देखो डायरेक्शन क्या होता, यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, अगर ये सरफेस पे है तो पूरे चार्ज को सेंटर पे लेके चले जाओ, तो के क्यू बाई, अब देखो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जिसको पोटेंशियल एक्स सरफेस लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त जब पॉइंट सरफेस पे हो या उससे बाहर हो तो आप पूरी चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक। और वहां से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करेंगे। इतना आपको समझना चाहिए। अब अगर मान लो कि पॉइंट अंदर में है, ठीक है, तो आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता होगी कि कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, चाहे वो शेल गिवन हो, ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर गिवन हो, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर के पॉइंट पे जीरो। और किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो वो उसके सरफेस के बराबर कितना है, के क्यू बाई आर। समझ में आ गया। इतनी बात ध्यान में रहेगी कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे, मतलब सेल के सरफेस या बाहर वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो अंदर किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे है। बट ये किसके लिए, कंडक्टिंग शेल और स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर, यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों आप सब भी इसको एक बार वापिस से नोट करो क्योंकि इसका बहुत यूज है, ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बाहर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या मानेंगे, पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे एक्स है ना, इसको एक्स लिख लो, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, जिगर की तरफ लाइन बाहर जा रही है, मतलब पूरा चार्ज अगर यहाँ से हो गया तो चार्ज बाहर की तरफ, सॉरी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। क्लियर है। सरफेस पे कितना होगा, एक्स की वैल्यू को सरफेस होके ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू को आर रख दो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अगर अंदर का पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल इज सेम एज द पोटेंशियल एट सरफेस। बात समझ में आ गई,
क्लियर है यहाँ पे? एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत काम आना है ये। लिख लिया होगा साहब? लिख लिया सबने? हो गया बच्चों? लिख लो जल्दी से। सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात एकदम बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके जेई और नीट के लेवल से होंगे, तो उन क्वेश्चंस को अब हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। याद रखना, हर साल कहीं ना कहीं एक सवाल तो आ ही जाता है कंडक्टर को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। सो बहुत अच्छे तरीके से इसको करना जरूरी है। लिख लिया सबने? बताओ मैं इसे। चलो हटा दें इसको। सब देखो, ध्यान से समझो इसको, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है और एक थीन शेल है, या यूं मान लो कि दो कंडक्टिंग सरफेस है, दोनों कंसेंट्रिक है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। ध्यान से समझोगे, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग बस सुनोगे, ठीक है? सो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्लस Q1 चार्ज दे दूं, इसको प्लस Q2 चार्ज दे दूं, तो कंडक्टर की एक और बेसिक प्रॉपर्टी है, वो भी आपको पता है कि अगर चार्ज आप कंडक्टर को दोगे तो वो उसके सिर्फ सरफेस पे आके मिलेगा, सरफेस पे आके रह जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि कोई भी गॉसियन सरफेस आप इनसाइड द कंडक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज्ड हमेशा जीरो होना चाहिए, इसीलिए वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पे ये सारे चार्जेस यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए इस तरीके से, ये बात जरूर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्योंकि ये कंडक्टर है, सो डेफिनेटली उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के इनर फेस पे आकर एक्युमुलेट होगा, ऐसा। तो अगर ये प्लस Q1 है तो ये हो जाएगा माइनस Q1। समझ में आ गया? क्या ये बात क्लियर है? इंडक्शन प्रोसेस आपको याद है कि जितना चार्ज यहाँ पे होगा एग्जैक्टली उतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव। और आपको पता है इस ये जो थिकनेस आप देख रहे हो इसके अंदर में कोई नेट चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अगर माइनस Q1 यहाँ पे आया है तो बाहर में कितना आएगा? प्लस Q1। ठीक, अगर आपने Q2 चार्ज नहीं दिया होता तो यही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होता हमारा, लेकिन क्योंकि आपने Q2 चार्ज दिया है तो Q1 तो इसके कारण आया, Q2 एक्स्ट्रा आ गया, सो ओवरऑल चार्ज ऑन द आउटर फेस इज Q1 प्लस Q2, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ओवरऑल सरफेस पे इस तरीके से एक्युमुलेट होगा। बहुत ध्यान से देख लेना, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि चार्जेज किसी भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होते हैं ताकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे या स्मॉल सा कोई भी पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फीयर है तो इसके हर पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेम है, इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ गया? इतनी बात तो क्लियर है कि आपने Q1 किया वो इसके सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ, इस Q1 ने क्या किया, यहाँ पे माइनस Q1 इंड्यूस कर दिया। अब ये माइनस Q1 यहाँ पे आया तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, क्योंकि अंदर तो वो रह नहीं सकता। इसके थिकनेस को अगर हम थोड़ा मोटा कर लेते तो अंदर में कोई चार्ज होता नहीं, यहाँ माइनस Q1 आया तो आउटर सरफेस पे प्लस Q1, क्योंकि आपने चार्ज Q2 दिया तो वो ये प्लस Q1 तो पहले से था, आपने Q2 और दे दिया तो ओवरऑल चार्ज आउटर फेस पे कितना हो गया? Q2। समझ में आ गया? अब आपसे अलग अलग पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, इन तीनों पॉइंट्स पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स के बारे में पूछी गई है। ठीक है बच्चों? ठीक, अब एक यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं पॉइंट 1 पे बात डिस्कशन करूं, बहुत ध्यान से बस सुनना है तुम लोगों को, आज पूरी कहानी है, आज मैं सिर्फ बोलूंगा और आप लोग सिर्फ सुनोगे, ठीक है? तो पॉइंट वन पे बात करते हैं। तो पॉइंट 1, ये जो स्फीयर आप देख रहे हो जिसकी रेडियस r1 मान लो, और ये जो आउटर रेडियस है जिसकी रेडियस सॉरी आउटर जो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? r2, इन दोनों का अंदर का पॉइंट है। और जैसा कि अभी हमने सीखा
कि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है वो पहले वाले कंडक्टर का भी इनर पॉइंट है, दूसरे वाले का भी इनर पॉइंट है। क्लियर? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पहले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि दोनों का इनर पॉइंट है वो। क्लियर? लेकिन पोटेंशियल, मतलब पहले वाले पे जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझोगे। यहाँ लिखो, ये Q1 चार्ज है और ये पॉइंट देखो इस स्फीयर के अंदर में इनसाइड आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होती है बेटा? K जो चार्ज इसके ऊपर है Q डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस। क्लियर? तो 1 पॉइंट पे पहले के कारण कितना हो जाएगा? K Q1 डिवाइडेड बाई R। क्लियर? बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझोगे इसको, बहुत अच्छे से। अब ये चार्ज है, यहाँ पे भी देखो चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q1, सॉरी। तो अब क्योंकि इसके कारण हम लिख चुके हैं, अब इसको भूल जाओ। जब इसके कारण लिखो तो बाकियों को भूल जाओ, बाकियों के कारण लिखो तो भूल जाओ, जिसके कारण लिखो उसको छोड़ के बाकी सबको भूल जाया करो हमेशा। ठीक? अब हम इस माइनस Q के कारण देख रहे हैं, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब सोचो, ये जो सेल है, ये जो आप जो स्फीयर देख रहे हो, उसका ये पॉइंट 1 इनर पॉइंट है या आउटर पॉइंट है? इतनी तो आपको समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल अंदर का पॉइंट है भाई। ठीक? तो अंदर का पॉइंट इतना दिमाग में आ गया आपके कि जब ये पॉइंट अंदर का है, इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 0 ही होगा। तो वो हमने लिख दिया था ऐसे भी। क्लियर? हमको पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। सो इस पे चार्ज कितना है? माइनस Q1। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? जितना इसके सरफेस पे होता। इसके सरफेस पे कितना होगा? K चार्ज डिवाइडेड बाई उस सरफेस की रेडियस। तो बताओ इस पे चार्ज कितना है? प्लस K क्या लिखेंगे? माइनस Q1। चार्ज हमेशा याद रखना, पोटेंशियल लिखते वक्त प्रॉपर साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते वक्त साइन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो करके काम कर लेंगे। क्लियर? सो K माइनस Q1 डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी हो गई? क्लियर? ये इस माइनस Q1 के कारण आ गया। ठीक? दो इस प्लस Q1 और माइनस Q1 के कारण हमने लिख दिया। अब आउटर वाले पे आ जाओ, प्लस क्या लिखेंगे? K। जैसे इसके लिए बात करो बाकियों को भूल जाओ। अब इसको भी K, इस पे चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई, अब देखो तो ये जो चार्ज इसके ऊपर है 1 पॉइंट, हम सब कुछ 1 पॉइंट पे लिख रहे हैं बेटा। तो ये जो 1 पॉइंट है ये इसका भी अंदर का पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होता। तो सरफेस पे कितना होता भाई? तो K चार्ज डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी? R2। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, सिर्फ ध्यान से देखो। K Q1 बाई R1 या K माइनस Q1 बाई R2, K Q1 बाई R2 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? K Q2 बाई R2। ठीक? तो दो तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ है, देख रहे हो नहीं, फाइनली कैंसिल आउट हो गया। देख रहे हो? इसका इफेक्ट 0 है। क्लियर है बेटा? तो आप चाहो ना कि एक सेल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कंसीडर करो। इसके ऊपर देखो नेट चार्ज कितना है? माइनस Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? सिर्फ Q2 रह गया। तो देखो उसी के कारण लिखा गया है यहाँ पे। तो आप ऐसा नहीं कि ये गलत है, देखो आपके सामने मैंने लिखा है एंड फाइनली सॉल्व करके यही आया है। इसका मतलब कि हम इस पे सिर्फ एक सेल पे या एक कंडक्टर के ऊपर बात कर रहे हो, सो उसके कारण जो नेट पोटेंशियल यहाँ पे होगा बस वही लिखना है। इस पे जो नेट चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो कि इंड्यूस करके भी लिख लो, बिना इंड्यूस का भी लिख सकते हो। तो ये पोटेंशियल समझ में आ गया? क्लियर है? अब चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझोगे। ठीक? सवाल करने से कहीं बेहतर है कि आप उसको समझने की कोशिश करोगे खुद से। देखो पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 आपको पता होना चाहिए कि किस स्फीयर का इनर पॉइंट है, किस स्फीयर का आउटर पॉइंट है, या किस स्फीयर का सरफेस है। ये सब आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो पॉइंट 2 आपको दिख रहा है, ये स्फीयर जो 1 है उसका आउटर पॉइंट बाहर है। तो आपने क्या सीखा था कि जब पॉइंट बाहर हो तो सारे चार्जेस को सेंटर पे मान लो। क्लियर? तो आपने क्या माना कि ये जो Q1 चार्ज है वो सेंटर पे आ गया। क्लियर? तो Q1 जो चार्ज है वो सेंटर पे आ गया, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कुछ भी, जैसे मान लो कि ये पॉइंट 2 है, तो मैं यहां से इसकी डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस कुछ ऐसे लिख लेता हूँ R12। R12 का मतलब सेपरेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। डायरेक्शन किधर होगा? देखो पॉजिटिव चार्ज है ना,
इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये ध्यान में रहे हमेशा। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, होता क्या फॉर्मूला KQ/R²। तो KQ/R² मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, ठीक? ऐसे लिखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ/R² इनटू यूनिट वेक्टर r कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KQ/R²। देखो तो ये क्या है, वेक्टर बाय एक्स मैग्नीट्यूड। ये तुम लोगों ने वहां पे पढ़ा था वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसे टाइप का है ना कुछ। तो ये कितना आ गया KQ/R³ इनटू वेक्टर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? याद है ना? बिल्कुल ध्यान रहे। इसको सेंटर C1 बोल देता हूं मैं, ठीक है? ये पॉइंट A मान लेते हैं, 2 हटाकर मैं इसको A लिख देता हूं, ये B है, तो मैं पॉइंट A ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब देखो हम इसके कारण लिख रहे हैं, इसके कारण पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए लिख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस स्फीयर के कारण लिखते हैं। तो इस स्फीयर का पूरा चार्ज यहाँ पे आ गया। चार्ज कितना था Q1, यहाँ पे आ गया। तो Q1 से ये डिस्टेंस कितना है, जो भी हो, ए भी मैं इसको इसको लिख देता हूँ C एंड A, ठीक? तो क्या लिख देंगे Q1 डिवाइडेड बाई C इंटू A का स्क्वायर। अब वो डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पता है, हमको जस्ट ऐसे आर्बिट्रेरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? सो ये हो गया वैल्यू। डायरेक्शन किधर होगा C to A, तो हम क्या लिखेंगे CA यूनिट का, ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो जैसे यहाँ पे लिखा था पावर 3 हो जाएगा इंटू CA वेक्टर। समझ में आ गया? वेक्टर लिखना आपको आता है, क्लियर? तो ये इसके कारण हो गया। अब सोचो, इसके कारण को लिख लिया, अब अगले पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते वक्त थोड़ी सी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्लियर? अब इसके कारण देखो ये माइनस क्यू चार्ज है। अब चाहे माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, कुछ भी हो, है तो इस स्फीयर का इनर पॉइंट, ये जो ए है वो ये जो दूसरा जो स्फीयर है उसके अंदर वाला पॉइंट है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसके कारण, इस चार्ज के कारण भी जीरो, इसके कारण भी जीरो, ओवरऑल उसके कारण जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यही रह जाएगा। क्लियर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 + 0, आपको ध्यान में रहेगा क्योंकि उस दोनों को हमने कंसीडर किया। अब पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल एट ए, ठीक? पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम सिंपली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब देखो क्योंकि ये पॉइंट बाहर है तो ये पूरे चार्ज को सेंटर पे ले आओ, तो KQ1 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है CA, इसका यही होता है ना KQ/R, देखो लिख लिया वो डिस्टेंस, प्लस अब चाहो तो ये नेट चार्ज लिख लो या फिर अलग अलग लिख लो क्योंकि कैंसिल तो हो ही जाना है फाइनली, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक? तो नेट चार्ज कितना है -Q1 + Q1 + Q2, तो ये तो Q1 गायब हो गया, तो सिर्फ Q2 रह गया। तो KQ2 डिवाइडेड, सवाल है यहाँ पे क्या लिखी जाए। देखो ये पॉइंट इसका इनर पॉइंट है, अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे, तो सरफेस पे कितना होता है KQ/R। क्लियर? सो K नेट चार्ज डिवाइडेड बाय यहां से ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है R2, R2। सो देखो पोटेंशियल ए पॉइंट पे भी आ गया। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लिख दिया। अब चलो बी पॉइंट पे देखते हैं। अब पॉइंट बी के लिए हम बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, सब लोग कोशिश करेंगे। पॉइंट बी देखो ओवरऑल सबका आउटर पॉइंट है ना? देखो ये पॉइंट इस दूसरे वाले स्फीयर के भी बाहर है, इसके तो बाहर है ही, ठीक? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एट पॉइंट बी। अब इसके कारण लिखो कितना आ जाएगा कि Q1 डिवाइडेड बाय यहां से डिस्टेंस देखो CB, तो CB का पावर 3 लिख देंगे इनटू CB वेक्टर, इस फॉर्मेट से। इसके कारण लिखते हैं क्योंकि ये चार्ज भी वहीं पे है ना बेटा, ठीक है ना? सॉरी, इस स्फीयर का भी आउटर पॉइंट है वो, तो इस पे नेट चार्ज कितना है -Q1 + Q1 + Q2, तो Q2 हम क्या लिख देंगे KQ2 डिवाइडेड बाय, अगेन ये पूरा चार्ज कहां पे भी आ गया सेंटर पे, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है CB का पावर 3 इनटू CB वेक्टर। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया हमने। अब पोटेंशियल अगर लिखना हो बी पॉइंट पे तो कैसे लिखेंगे? देखो सबका आउटर पॉइंट है, तो आपको पता है जब आउटर पॉइंट हो तो सारे चार्जेस को सेंटर पे ले आओ, तो इसके कारण सेंटर पे Q1 चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय यहां से डिस्टेंस कितनी है CB, प्लस इस पे चार्ज कितना है KQ2 डिवाइडेड बाय कितना है डिस्टेंस फिर से वही CB। देखो हो गया पोटेंशियल लिख दिया, समझ में आ गया? और इस
जिस बच्चे को ये लिखना आता है ना, इस पे आईआईटी और नीट में तो भरे हुए हैं क्वेश्चंस पूरे, सिर्फ आपको ये सही से लिखना आना चाहिए। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो अब आप मुझे एक काम कीजिए, अब इसमें जो, अब देखो, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों जो चैनल मैंने भेजा है उसको सब्सक्राइब कर लेना। प्रोबेबली हो सके कि ये सारे लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे उस चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि आप उसको आसानी से देख सको इन केस फ्यूचर में कभी भी। ठीक है, तो सबको सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी दोस्त लोग हैं ना उनको भी बोल देना वो सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको अच्छे टॉपिक्स पे सारे लेक्चर्स उनको वहां पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब जैसे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर था, ठीक है, और हमने इससे कुछ पार्ट काट के बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड कैविटी। मतलब ये इस तरीके से एक स्फेरिकल कैविटी कंसेंट्रिक ऐसे काट के बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया। तो इसका इनर रेडियस हो गया R1, यहाँ आउटर रेडियस हो गया R2। इसमें पूरा का पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ये खोखला है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। ठीक, अब जैसे ही सेंटर पे इस पे चार्ज रखा तो आपसे डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। फिर से वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हर पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना है हर पॉइंट पे, ये निकालने को बोला गया। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन सिर्फ मुझे करना है, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ आप देखोगे जैसे ये सेंटर पे क्यू चार्ज आपने रखा। ठीक, अच्छा एक और काम करना, जो पिछला जो क्वेश्चन था जो मैंने हटा दिया था, उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक लाइंस जरूर बना देना। ऐसा था ना कुछ, इस पे Q1 चार्ज दिया था तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे हो गए, यहाँ पे आए थे, ये Q1 चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसी तरीके से इंक्लूड हो गया, यहाँ पे आ गया था, और सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस देखो, आईआईटी जो है ना या नीट वगैरह में क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर आती है। ठीक, कि कैसा होगा दिखने में। तो देख लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा 0 था, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पे कोई भी लाइन नहीं। क्लियर, तो देखो ये पॉजिटिव से निकलकर ऐसे नेगेटिव पे, यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे। याद रखना हमेशा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे। कभी भी देख रहे हो ये जो कंडक्टर जो दिख रहा है ये बाहर वाला, इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, उस बात को यहाँ पे क्लियरली मैं समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से, और आपको पता है कि हर कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो ना, वो सारे कहाँ से पास होने चाहिए, तो सेंटर से इसके। क्लियर है ना? तो ड्रॉ करते वक्त जरा केयरफुल लेना कि ये सेंटर से ऐसे पास होने चाहिए। क्लियर है बेटा? यहाँ कोई भी लाइंस नहीं होंगे। ठीक, अच्छा अब एक से देखो, अब यहाँ पे खत्म। अब यहाँ की ये पॉजिटिव चार्जेज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऐसे ऑरिजिनेट हो रही होंगी इस तरीके से, हर तरफ लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी इस डायरेक्शन में, पूरे स्पेस में चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे फैल रही होंगी। ये दोनों समझ में आ रहा है सब किसी को? सो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस पैटर्न। जब भी आपके पास है तो वहां पे जो आपने क्वेश्चन किया था ना, उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बना लेना, ऐसे बना लेना। देख लो, यहाँ ध्यान में रखना कि ये जो पार्ट जो देख रहे हो ना, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो थोड़ा सा थिकनेस जो दिख रहा है ना, इसको इंटरसेक्ट नहीं, यहाँ से चल के यहाँ खत्म, फिर यहाँ से ओरिजिनेट और इनफाइनाइट पे जाके खत्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये सबको पता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी जानते हो कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब हर बार कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक, और अगर वो कंडक्टर स्फीयर है तो इसका मतलब स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, वो उसके सेंटर से पास होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा। क्लियर? आई होप बना लिया होगा आपने। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा आज का। क्लास जिसने भी मिस किया उसको कुछ समझ ही नहीं आना है। ठीक, अब देखो, जैसे ही आपने एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस किया, तो डेफिनेटली इतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फैल जाएगा।
यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा देखो एक और चीज, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो भाई यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, सो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर चार्ज यहाँ सेंटर पे ना हो के कहीं यहाँ पे होता, तो जहां पे चार्ज जिस सरफेस के नजदीक में है वहां पे चार्ज की जो नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हो रही है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती और जो दूर है वहां पे कम होती। अगला केस हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो आप ये मानो कि ये क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ कितना आ गया माइनस क्यू। ठीक है, अगर यहाँ माइनस क्यू, आपको पता है कि ये कंडक्टर का पार्ट है, कंडक्टर से ये वाला कंडक्टर आपने बाहर निकाला था, इसको आप सेल भी बोल सकते हो, ठीक सेल जिसकी कुछ थिकनेस है, जिसका इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 है। आपको पता है कि ये जो माइनस जो क्यू चार्ज आया है वो इन्हीं इसके अंदर जो पहले से चार्ज थे उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे निकल कर आया है। ठीक, तो अगर माइनस क्यू यहाँ पे आया है तो प्लस क्यू जो चार्ज है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ये जो टोटल चार्ज जो आप देख रहे हो ये कितना है? प्लस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको पता है कि कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हम बाहर से कोई चार्ज देते तो वो यहाँ पे आकर और एक्युमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती। क्लियर, क्योंकि हमने बाहर से कोई चार्ज दिया ही नहीं है, तो जो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है सबको? इसमें कोई बहुत टॉप वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो आपको दिख रहा है कि यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस ऐसे निकलकर देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ अंदर कभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में ये देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोफिल जीरो, और जहां इलेक्ट्रोफिल जीरो वहां पे कोई भी लाइंस नहीं हो सकती। क्लियर, तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पे खत्म, देख लो ना सारी लाइंस इस तरीके से। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? अब हम इलेक्ट्रिक, अच्छा और देखो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से लाइंस कैसे होंगे? ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, ऐसे लाइंस जो कि सिर्फ देखो यहाँ से बाहर, अंदर में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, और सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, देख लो ना ये सरफेस के हमेशा ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे होंगे। बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और मैंने ये कैसे बोल दिया कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा? इसका भी मैं एक तरीका समझा देता हूँ। देखो ये बी पॉइंट है, यहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लो, और आपको पता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस जो आपने पास किया, और आपको पहले से पता है कि क्योंकि ये कंडक्टर का इनर पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज आपने सेंटर पे रखा है उतना नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो चार्ज इंक्लूड जीरो हो पाएगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर जीरो हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तब जाकर जीरो होगा, इसीलिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर अगला सवाल ये भी हो सकता है कि जब माइनस क्यू यहाँ आया तो प्लस क्यू यहाँ पे क्यों नहीं आया, इधर को क्यों नहीं आया? ठीक, तो कारण क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाता तो ये क्यू और माइनस क्यू तो जीरो हो गए, लेकिन ये प्लस क्यू रह जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होती, जो कि कंडक्टर के बिहेवियर के एग्जैक्टली अगेंस्ट बात है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आउटर फेस पे चला जाएगा। ये गॉसेस लॉ कहता है हमारा। याद है ना सब किसी को? क्लियर है? बिल्कुल जो बेसिक जो गुण रहस्य जो है उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। क्लियर? तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, कैसे बना देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर पे रख देंगे और क्वेश्चन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस, उसमें चार ऑप्शन बना देंगे, ऐसे चार डायग्राम्स बनाएंगे, बोलेंगे कि कौन सा सही है। कुछ में लाइंस क्या करेंगे, ऐसे बीच से ऐसे क्रॉस करते हुए दिखाएंगे, ठीक, किसी में दिखाएंगे ऐसे ऐसे तिरछा, इस तरीके से। समझ में आ गया? लेकिन आपको पता है कि लाइंस कौन सा है, ये। ठीक, आईआईटी में आया हुआ है सवाल ये, समझ में आ गया? आईआईटी में जो सवाल आ गया है या जेईई मेंस में आया होगा, जेईई मेन या एडवांस किसी में आया है ये, ठीक, तो इसका मतलब वो नीट में जरूर पूछेगा कभी ना कभी, और हो सकता है कि आपका टाइम आ जाए वो, ठीक। और जेईई एडवांस में आया है तो जेईई मेंस में आने के खूब चांसेस बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लो। क्यों? वो तो इलेक्ट्रिक लाइंस पूछा गया था, मैं यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक। अब जैसे मान लो कि ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए मान लो, अब पॉइंट ए पे डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस को समझ में आ गया सब किसी को? अब पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए आपको दिख रहा है, वो दोनों ही, अगर मैं इसको इस सरफेस की और इस सरफेस की बात करें तो दोनों का इनर पॉइंट है वो। तो ए पॉइंट पे
ये जो चार्ज सेंटर पे है उसके कारण फील्ड कितनी होगी बताओ। अभी आपको पता है किसी भी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर इस पर वेक्टर फॉर्म में लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा, के जो चार्ज आपने सेंटर पे रखा डिवाइडेड बाई सेंटर जो सी है ए पॉइंट, तो सी ए का क्यूब लिख दोगे इनटू सी ए वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और देखो ये जो चार्ज आपने जो सेंटर पे रखा था उसके कारण है। अच्छा देखो ये माइनस इस सरफेस का वो इनर पॉइंट है तो इसके कारण फील्ड कितना होगा, जीरो। इस सरफेस का भी इनर पॉइंट है तो इसके कारण फील्ड कितना होगा, जीरो। क्लियर? अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, देखो ये पॉइंट चार्ज है, सो पॉइंट चार्ज से देखो के क्यू डिवाइडेड बाई यहां से डिस्टेंस कितना है, सी टू ए सी ए, ये इसके कारण हो गया जो सेंटर पे। अब यहाँ देखो इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो ये जो सरफेस जो देख रहे हो ना उसका इनर पॉइंट है, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो भाई कितना होगा कि माइनस क्यू डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी थी, r1। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब इसके कारण देखो प्लस क्यू कितना होगा बेटा, सोचो प्लस क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई, देखो ये चार्ज कहाँ पे है, आउटर स्फीयर पे है ना, यहाँ पे उसका ये पॉइंट अंदर का पॉइंट है, तो पूरी चार्ज कहाँ पे आ गई, सेंटर पे। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, बताओ बताओ, सॉरी गलत बोला मैं, इसका क्या है, इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, जितना उसके सरफेस पे हो, तो उसके सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ये होगी पोटेंशियल ये पॉइंट पे। समझ में आ गया सबको? अब चलो बी पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे देखो हमने जो जो किया है वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहले हम पॉइंट बी कंसीडर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे जीरो होना चाहिए और होगा भी। समझ में आ रहा है? देखो कैसे, ये देखो ये क्यू है, अगर इसके कारण आप लिखते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, मान लो कि ये डिस्टेंस आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके कारण कितना होगा, वो इसका भी बाहर का पॉइंट है, तो के माइनस क्यू, देख लो ना वो अंदर की तरफ आ जाता है, इसके कारण बाहर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आ जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और देखो इस वाले स्फीयर का तो ऐसे भी वो इनर पॉइंट है तो उसके कारण तो होता ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो मतलब कंडक्टर के अंदर तो किसी भी हाल में जीरो होना है, इसीलिए कोई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। अब पोटेंशियल लिखते हैं बी पॉइंट पे। क्लियर? अब देखो जो सेंटर पे है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, कुछ सी बी, तो कितना लिख देंगे, देखो सेंटर पे जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस C टू B। क्लियर? प्लस अब देखो ये जो पार्ट जो देख रहे हो इसके कारण यहाँ पे मतलब इसका ये आउटर पॉइंट है, सो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K चार्ज, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है तो इतना चार्ज यहाँ सेंटर पे लेकर आ दो डिवाइडेड बाई CB। देख रहे हो ना, ये पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया तो माइनस क्यू आ गया, तो माइनस क्यू यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, सी टू बी, सी सेंटर है। क्लियर? प्लस अब इसके कारण बताओ, देखो ये जो पॉइंट है बी, इस वाले पार्ट का ये जो आउटर जो सरफेस है उसका इनर पॉइंट है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ सरफेस पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो भाई सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाई उसकी रेडियस r2 है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सब कुछ, बिल्कुल क्लियर है। अब पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट सी पे बात करते हैं। पॉइंट सी जो है देखो ये दोनों स्फीयर का बाहर का पॉइंट है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे सी पॉइंट पे तो कितना आ जाएगा, पहले जो चार्ज सेंटर पे है उसके कारण लिख लो कि Q डिवाइडेड बाई यहाँ से उसकी डिस्टेंस, अच्छा सी है, इसको एक काम करते हैं डी मान लेते हैं क्योंकि ये भी सी था पहले से, तो ये पॉइंट ये डी हो गया, तो के क्यू बाई यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, सी डी पावर 3 इंटू सी डी वेक्टर, ये हो गया इस पॉइंट चार्ज के कारण। क्लियर? इसके कारण क्या लिखोगे, प्लस के, यहाँ पर देखो माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू को देखो ये पॉइंट किसका है, इस वाले पार्ट का बाहर का है, तो इसके कारण सेंटर पे लेकर आ गए, पूरे चार्ज को सेंटर पे लेकर आ जाओ, तो के क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये याद रखना ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, सी डी का पावर 3 मल्टीप्लाइड। अब वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो इसके कारण ऐसे बाहर की तरफ होता, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर पे आ गया तो उसके कारण अंदर की तरफ होता। समझ में आ गया, मतलब बी से सी की तरफ, तो ये हो गया बी सी, हालांकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं अपोजिट डायरेक्शन में, खैर वो हमारा पार्ट नहीं है, वो क्यों कैंसिल कर देगा। अब इसके कारण बात करते हैं, ये पूरी चार्ज कहाँ पे, सेंटर पे है ना,
तो जब पूरी चार्ज सेंटर पे है, क्योंकि पॉइंट बाहर है, तो पूरा चार्ज सेंटर पे, तो कितना आ गया k q डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे बताओ तो, यहाँ से वो डिस्टेंस c b का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय c वेक्टर। हो गया, इतना आ गया इलेक्ट्रिक सी पॉइंट पे। पोटेंशियल सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, सॉरी वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी की है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो सबका बाहर का पॉइंट है, तो एक काम करके ना बार बार हर पॉइंट के लिए लिखने की क्या जरूरत है, सबका बाहर का पॉइंट हमें पता है, तो ये पूरा चार्ज सेंटर पे ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम बोल सकते थे, देख रहे हो ना, ये पॉइंट यहाँ पे बाहर का है, तो ये पूरी चार्ज को सेंटर पे ले लो, तो देख रहे हो माइनस क्यू प्लस क्यू आपस में खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाता, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई दिस वन, देखो यही बच रहा है, बाकी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आप धीरे धीरे ये करना सीख जाओगे। आपको पता है कि सेंटर से ही हमें को लेना है, सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो, तो क्यों ना पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लो, तो सेंटर पे एक क्यू पहले से था, एक माइनस क्यू भी आया, एक प्लस क्यू भी आया, ओवरऑल सारे गायब हो गए, क्या बच गया सिर्फ क्यू, तो क्यू के कारण कितना हो जाएगा, ये लिख लो या फिर कोई एक लिख लो, जो जी चाहे। समझ में आ गई बात, क्लियर है? सो पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकते हैं, पूरे चार्ज को सेंटर, क्योंकि सबका बाहर पॉइंट है, तो सबका सेंटर पे ले लो, तो क्यू और माइनस क्यू गायब हो गए, ये प्लस क्यू रह गया, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, कि क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस सी के, हो गया पोटेंशियल एट सी। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बना के इस पे 4 ऑप्शन ऐसा बना देगा, ऐसा इस तरीके से, यहाँ क्यू चार्ज दे देगा और बोलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी है, दिखने में हूबहू लगेगा, बस बच्चे एक ही बस यहाँ पे परेशानी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो याद रखना ऐसे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे आपके सामने इस तरीके के इलेक्ट्रिक लाइंस को ड्रॉ करके, जो नीट और जेईई में पूछे जाएंगे आपसे, तो आप हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पॉइंट तो डी है ना, तो यहाँ पे डी होना चाहिए। क्लियर सबने? अब एक क्वेश्चन अब आपके लिए, आप लोग लिखकर बताइए, जो समझा है आपने इस बात को अच्छे तरीके से लिखकर बताओ। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि अब 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं, इसकी रेडियस r, इसकी 2r और इसकी मान लो 4r, इस पे चार्ज q दिया, इसको 2q दिया और इसको 4q चार्ज दिया। मान लो कि ये पॉइंट 1 है और ये वाले सरफेस की पॉइंट 2 है, तो आपको v1 माइनस v2 बताना है। पोटेंशियल एट पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 2 आपको बताना है। जल्दी कोशिश करो, जल्दी से। चलो सब लोग एक बार आप देखो जो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आप चाहो तो बिना डिस्ट्रीब्यूशन के भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो कि ये क्यू चार्ज है तो यहाँ पे कितना आता, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? तो बाहर अगर मान लो कि ये चार्ज नहीं गिवन होता तो इस पे कितना आता, प्लस क्यू। ठीक, अगर यहाँ प्लस क्यू, मान लो कि ये चार्ज गिवन नहीं होता है, सिर्फ इसके ऊपर चार्ज रहता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्यू है, तो जो इसका फेसिंग जो सरफेस है उस पे माइनस क्यू, आप इसके अंदर कोई चार्ज हो नहीं सकता, तो आउटर पे प्लस क्यू, अगर यहाँ प्लस क्यू तो इसके फेसिंग पे माइनस क्यू, आउटर पे प्लस क्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था, इसको भाई हमने 2q चार्ज दे दिया, तो वो 2q कहाँ चला गया, यहाँ पे, सॉरी ये 2q आ गया, तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना आ गया, 3q। यहाँ देखो इसको कितना चार्ज दिया था हमने, 4q था, आई होप तो, हाँ यहाँ q है, ठीक, तो 4q और आ गया 4q, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 5q। आप चाहो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ऐसे काम कर सकते हैं। क्लियर? आपको पता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे उतने ही नेगेटिव चार्ज ऐसे, यहाँ देख लो यहाँ पे 3q है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ इस केस में यहाँ जो माइनस क्यू, अब यहाँ पे 3q है ना, तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस 3q। समझ में आ गया? तो ये माइनस 3q आ गया। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, 3q। क्लियर? और 4q कितना आ गया, 7q। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है, तो इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको पता है कि अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना है
तो इसके कारण कितना होगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई जो भी ये रेडियस है, और इसके कारण लिखना है तो के 3q डिवाइडेड बाई डेल, दोनों को बात करो तो सिर्फ 2q आ जाएगा, मतलब नेट चार्ज इस स्फीयर के ऊपर कितना है उसी का इफेक्ट रह जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल लिखते वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करने को बोले तो फिर ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, सिंपल तरीके से करते हैं। मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूँ कि ये हो गया, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, इसकी रेडियस मैंने क्या मानी थी r, ये 2r और ये कितना था 4r, इसको q दिया था, इसको 2q, इसको 4q। अब ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, तो सबसे पहले v1 लिखते हैं। बहुत ध्यान से को बोल, जब भी क्वेश्चन करोगे ना बोलोगे, घर में जब क्वेश्चन हुआ और इनको रिवाइज करोगे, इसको बोलोगे कि भाई क्या हो रहा है। देखो 1 पॉइंट इस स्फीयर का सरफेस का पॉइंट है, तो उसके कारण कितना हो जाएगा के क्यू बाई इसकी रेडियस कितनी है, क्लियर, प्लस इस पे इसका कौन सा पॉइंट है, इनर पॉइंट है, मतलब इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता उतने ही यहाँ पे होता है इसकी वजह से, तो इसके सरफेस पे कितना होता कि उस पे चार्ज डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस, क्लियर, इसके कारण भी हो गया। अच्छा अब इसकी वजह से लिखते हैं कि इस पे चार्ज, और देखो ये जो पॉइंट है 1 पॉइंट जो है ना इस स्फीयर का इनर पॉइंट है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, मतलब इस स्फीयर के कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो वही यहाँ पे होगा, तो इसकी रेडियस कितनी है, थोड़ा इतना लिख दिया, क्लियर। तो कितना आ गया देखो तो जरा, ये आ गया 3kq/r सॉल्व हो, ये v1 आ गया। अब v2 लिखते हैं, v2 देखो इस स्फीयर और इस स्फीयर का आउटर पॉइंट, ठीक, तो ये पूरी चार्ज कैसी होगी, पूरा सेंटर पे आ गया, तो के क्यू बाई सेंटर से वो डिस्टेंस 4r प्लस, देखो ये अब इसके कारण लिखते हैं, दोनों को भूल जाओ। अब इसके कारण ये पूरा चार्ज 2q आ गया, सो के 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ से कितना है सेंटर से, अगेन 4r प्लस, अब इसके कारण लिखो, इसके कारण कितना हो जाएगा, इस पे कुछ चार्ज, अब इनको भूल जाओ, अंदर वाले सारे को भूल जाओ, इस पे चार्ज कितना है, स्फीयर पे कितना है, सरफेस ही है ना उसका, सरफेस पे कितना हो गया कि चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, क्लियर है। ठीक, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था आपको, क्योंकि इन सब का इसका तो चलो सरफेस है, बट इनका क्या है बाहर का पॉइंट है, तो सारे चार्जेस को सेंटर पे, तो सारे चार्जेस को अगर मैं सेंटर पे ले लेता तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाता, 4q प्लस 2q प्लस q, 6q सॉरी 7q, तो k 7q डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस 4r, सम करके देखो देखो वही आएगा, 4q प्लस 2q 6q प्लस q 7q, ये कितना आ गया 7kq डिवाइडेड बाय 4r, समझ में आ गया। लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा। इतना आ गया, हमें निकालना क्या था, v1 माइनस v2, अब कर लो 3kq/r माइनस 7kq/4r, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको सॉल्व तो करना है, क्या किसी को तकलीफ हुई है लिखने में, बता दो मुझे जल्दी से, किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत, हाँ बोलो। अगर आप इंडक्शन कंसीडर करोगे तो यही किया तुमने कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, तो प्लस क्यू बाहर चला गया, 2q चार्ज आपने इसको दिया, यही किया था ना, इसको आपने 2q चार्ज किया, एक इसके माइनस क्यू यहाँ है तो प्लस क्यू, 2q आया तो 3q हो गया, अगर ये 3q है तो यहाँ पे माइनस 3q आएगा, तो बाहर वाली सरफेस पे प्लस 3q जाएगा, 4q आपने एक्स कर दिया, इसको 4q दिया था आपने, तो 4q और एक 3q यहाँ पे था 7q, ये ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब देखो क्योंकि इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है यहाँ पे, तो अंदर कोई भी लाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो चार्जेज होंगे वो नेगेटिव चार्जेज उस तरीके से यहाँ एक्युमुलेट हो गए। अच्छा यहाँ पे देखो इसके ऊपर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस तरीके से यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस वाले फेस पे, इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है -3q, आउटर पे कितना चला गया +7q, ये चार्जेस इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जब यूनिफॉर्मली अब इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये +q इस तरीके से होगा, अब इलेक्ट्रिक लाइंस +q से -q पे ऐसे खत्म, इस तरीके से हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फिनिश हो जाना चाहिए, यहाँ इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी भी, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। देखो ये क्रॉस कर दिया मैंने,
ये नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म होगा ये। इस तरीके से यहाँ पे, अब देखो यहाँ फिर इसको क्रॉस नहीं करना, अब बाहर में पॉजिटिव चार्ज है तो सारी लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे कि लाइन को अगर एक्सटेंड करे तो उसके सेंटर पे हमेशा क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, ऐसे चारों तरफ बाहर निकल रही होंगी। समझ रहे हो? इतना बात जरूर लिख जरूर लेना कि ये जो हल्का सा जो थिकनेस दिख रहा है ना, इसको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्रॉस करके बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ से चल के यहाँ खत्म, फिर यहाँ से निकल के यहाँ खत्म, और यहाँ से निकल के फिर इनफाइनाइट पे खत्म। ये हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, ये पूरे कंडक्टर के कारण याद रखना, यहाँ पे कोई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए क्योंकि फील्ड जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो होप आप लोगों ने सब कुछ समझा होगा अच्छे तरीके से, सबको समझ में आया है ये बात, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से आप एक बार इसको रीड करेंगे। अगर इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बोला है कि जो चैनल मैंने बोला आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप वहां पे यूट्यूब के जरिए, आप उस चैनल के जरिए आप इस लेक्चर को वापस जितनी बार चाहे उतनी बार देखते रहें, क्योंकि वो लाइफ टाइम रह जाएगा वहीं पे। ठीक, तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी, आपको हर चीज यूट्यूब पे मिलेगा आपको। उस चैनल पे मैं अब जितने भी लेक्चर्स होंगे, मैक्सिमम जो अच्छे लेक्चर्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं डाल दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो अब आप लोग रेस्ट करो, खाना पीना खाओ। ओके, टेक केयर, चलो गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बाय सर। बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग।